फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 1। प्रश्न 1, मापन का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। प्रायः मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि यह प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। मापन किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अतः मनोवैज्ञानिक मापन के अंतर्गत हम जैविक शील गुण, योग्यता, अभियोग्यता, कौशल, उपलब्धि, प्रेरक, रुचि, मूल्य तथा स्वभाव आदि का मापन करते हैं। प्रश्न 2, मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। उत्तर, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, छात्र छात्राओं का वर्गीकरण करने के लिए। नंबर 2, शिक्षा की विधियों और प्रणालियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नंबर 3, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नंबर 4, बालक के मानसिक विकास की परिकल्पना करने के लिए। नंबर 5, पाठन कार्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए। मापन के उद्देश्य, मापन का निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, पूर्ण कथन। नंबर 2, तुलनात्मक। नंबर 3, परामर्श एवं निर्देशन। नंबर 4, निदान। नंबर 5, संशोधन। नंबर 6, वर्गीकरण। नंबर 7, अनुसंधान एवं शोध कार्य। प्रश्न नंबर 3 है फ्रेंड्स, सहसंबंध गुणांक क्या है, लिखिए। उत्तर, सहसंबंध के द्वारा ही अनेक वैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में दो या दो से अधिक घटनाओं के आपसी संबंधों को व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इसे अनुबंध गुणांक भी कहा जाता है। अनुबंध गुणांक एक ऐसा देशनांक होता है जो दो चरों के मध्य निहित संबंध के गुण तथा मात्रा का सूचक समझा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है फ्रेंड्स, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर, मूल्यांकन से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की किसी विशेषता के मापन द्वारा प्राप्त परिणाम की कुछ व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जा सकती है। यह एक व्यापक एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ईवी व्रेले के शब्दों में मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। लेख के शब्दों में विद्यालय कक्षा तथा स्वयं बालक के द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही मूल्यांकन है। कार्ल वैंग के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। गैरेट के अनुसार मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल अथवा योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड्स, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर लिखिए। उत्तर है, मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा दोनों में मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग होता है। वैसे तो अर्थ की दृष्टि से दोनों समान दिखाई देते हैं, फिर भी दोनों में अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, मापन के परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं जबकि मूल्यांकन के परिणाम विषयगत होते हैं। नंबर 2, मूल्यांकन का संबंध गुणों से है जबकि मापन का संबंध संख्या से होता है। नंबर 3, मापन में किसी विशेष गुण का मापन होता है जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी गुणों का। नंबर 4, मापन का संबंध केवल व्यक्ति के विशेष से होता है जबकि मूल्यांकन का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों से होता है। नंबर 5, मापन का क्षेत्र सीमित होता है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। नंबर 6, मापन में धन का व्यय मूल्यांकन की तुलना में कम होता है। नंबर 7, मापन का संबंध विज्ञान से है जबकि मूल्यांकन का दर्शन से। प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड्स, सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है, लिखिए। उत्तर, सांख्यिकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली है प्राचल सांख्यिकी, दूसरा है अप्राचल सांख्यिकी।
प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड्स, सांख्यिकी की विशेषता लिखिए। उत्तर है सांख्यिकी की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1 तथ्यों का औसत, नंबर 2 संख्यात्मक प्रदत्त, नंबर 3 प्रदत्त संग्रह, नंबर 4 विज्ञान की एक शाखा, नंबर 5 आंकड़ों का विश्लेषण, नंबर 6 आंकड़ों का वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड्स, सांख्यिकी की उपयोगिता लिखिए। उत्तर सांख्यिकी की उपयोगिता कई दृष्टियों में पाई जाती हैं जो निम्न है। नंबर 1 व्यक्तिगत उपलब्धियों की तुलना करने में, नंबर 2 समूह की उपलब्धियों की तुलना करने में, नंबर 3 शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन करने में, नंबर 4 शैक्षिक कुशलता प्राप्त करने में बालक का अभिलेख रखने में, नंबर 5 शैक्षिक आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से विश्वसनीय बनाने में, नंबर 6 विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं प्रयोग करने में। सांख्यिकी की उपयोगिता सीमित होती है क्योंकि इनका प्रयोग नंबर 1 परिणाम बोधक रूप में होता है, नंबर 2 व्यक्तित्व गुणों को प्रकट करना संभव नहीं होता है, नंबर 3 औसत से ही नियम लागू होता है, सर्वव्यापक ढंग से नहीं, नंबर 4 समूह रूप से प्रकट होने से विभिन्नता भी पर्याप्त पाई जाती है। इन सीमाओं के होते हुए भी सांख्यिकी परिणाम शुद्ध एवं प्रमाणिक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं बताइए। उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 यह मूलभूत अनुसंधान से भिन्न होता है, नंबर 2 यह वैज्ञानिक एवं सुगठित कार्यप्रणाली की विधि है, नंबर 3 संपूर्ण शिक्षण की महत्वपूर्ण कड़ी है, नंबर 4 यह क्रियात्मक तथा व्यवहारिक की अनुसंधान है। प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड्स, शिक्षा में सांख्यिकी के महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर है शिक्षा में सांख्यिकी का महत्व निम्न है। नंबर 1 व्यक्तिगत उपलब्धियों की तुलना करने में, नंबर 2 समूह की उपलब्धियों की तुलना करने में, नंबर 3 शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन करने में, नंबर 4 शैक्षिक कुशलता प्राप्त करने में, बालकों का अभिलेख रखने में, नंबर 5 शैक्षिक आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से विश्वसनीय बनाने में, नंबर 6 विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं प्रयोग करने में। प्रश्न नंबर 11 है फ्रेंड्स, शोध क्या है लिखिए। उत्तर है सामान्य भाषा में शोध समस्या का अर्थ ही खोज करना है या वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। जब हम वर्तमान में उपस्थित तथ्यों का संकलन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और किसी समस्या के हल के रूप में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है कि हम सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध विद्यमान विचारों, विश्वासों, आवृत्तियों, प्रक्रियाओं, अनुभवों, प्रवृत्तियों, प्रचलित व्यवहारों, रीति रिवाजों आदि से होता है। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड्स, शैक्षिक मापन और परीक्षण में क्या अंतर है लिखिए। उत्तर है शैक्षिक मापन और परीक्षण में निम्न रूप से अंतर पाया जाता है। पहला है शैक्षिक मापन में मनुष्य की विविध विशेषताओं का अध्ययन अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, जबकि परीक्षण में व्यक्ति के संपूर्ण विशेषताओं तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है शैक्षिक मापन कार्य में समय कम लगता है, जबकि परीक्षण कार्य में समय ज़्यादा लगता है। प्रश्न नंबर 3 है शैक्षिक मापन का संबंध विज्ञान में से होता है, जबकि परीक्षण परिणाम का संबंध शिक्षा से होता है। प्रश्न नंबर 4 है शैक्षिक मापन में परिणाम वस्तुनिष्ठ पाए जाते हैं, जबकि परीक्षण में परिणाम विषयगत पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड्स, शैक्षिक मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है। प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड्स, शैक्षिक मापन में गणना कार्य करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं, जबकि परीक्षण कार्य में गुणों का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड्स, सहसंबंध एवं इसके प्रकार लिखिए। उत्तर है 2 या 2 से अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किसी सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करती है। सहसंबंध के प्रकार निम्नवत हैं, जिसमें पहला है धनात्मक सहसंबंध।
जबकि पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि भी बढ़े या पहली चल राशि के घटने से दूसरी चल राशि भी घटे, अर्थात परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं, तो दोनों राशियों में धनात्मक सहसंबंध होता है। जैसे बुद्धि और परीक्षा के प्राप्तांकों में धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि बुद्धि बढ़ने से प्राप्तांकों की संख्या बढ़ती है और अधिक प्राप्तांकों को देखकर यह कह सकते हैं कि अमुक बालक बुद्धिमान है। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध। जब पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि के घटे या पहली चल राशि से दूसरी चल राशि बढ़े या दूसरी चल राशि के बढ़ने से पहली चल राशि घटे या दूसरी चल राशि के घटने से पहली चल राशि के बढ़ने से पहली चल राशि बढ़े, तो चल राशियों में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अर्थात जब दो चल राशियों में विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है तो उन्हें ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जैसे अधिक बहुमुखी बालकों के पास होने के प्रतिशत कम होते हैं या कम पास होने वाले बालक बहुमुखी अधिक होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बहिर्मुखी बालक अधिक पास होते हैं, जबकि यह कहा जा सकता है कि बहिर्मुखी बालक अधिक पास होते हैं अथवा पास प्रतिशत का बहिर्मुखी होते हैं। तीसरा है शून्य सहसंबंध। जब पहली चल राशि की वृद्धि घटाव दूसरी चल राशि में कोई अंतर उत्पन्न ना करे, तब दोनों का संबंध शून्य सहसंबंध कहलाता है। जैसे मनुष्य की आयु और उसकी धनराशि में शून्य सहसंबंध है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेखात्मक सहसंबंध। जब दो चल राशियों के प्राप्तांकों में इस प्रकार के परिवर्तन हो कि उनका ग्राफ एक सरल रेखा हो, तो इस प्रकार के सहसंबंध को रेखात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे आयु और लंबाई चल राशियों से संबंध को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर चारों की वक्र रेखा सरल या सीधी वक्र रेखा है। इनके संबंध को रेखीय सहसंबंध कहते हैं। प्रश्न 14 है उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। उत्तर है उपलब्धि परीक्षण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। ए है उद्देश्य की दृष्टि से। इस दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण के दो भाग होते हैं। पहला नैदानिक परीक्षण, दूसरा सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण। बी है परीक्षा विधि की दृष्टि से। इस दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण चार प्रकार का होता है। पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षा, चौथा कौशल प्रदर्शन परीक्षा। प्रश्न नंबर 15 है मूल्यांकन के सिद्धांत लिखिए। उत्तर है मूल्यांकन के सिद्धांत निम्न है। नंबर 1 मूल्यांकन का सीधा संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है, इसलिए सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यवहारिक पदों में विभिन्न करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। फिर शिक्षक के उपरांत निर्धारित व्यवहारिक उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन उपकरणों परीक्षणों का परिप्रेक्ष्य करना चाहिए। नंबर 2 है मूल्यांकन के किसी उपकरण यथा परीक्षण, प्रश्नावली, प्रक्षेपी तकनीकी आदि का प्रयोग करते समय मूल्यांकनकर्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा उपकरण किस बात की जांच करने के लिए कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न तीसरा है फ्रेंड्स इसका, मूल्यांकन एक साधन है ना कि साध्य। मूल्यांकन को अंत नहीं समझना चाहिए, यह शिक्षा प्रक्रिया में आगे चलने वाले प्रत्ययों या विषय सामग्री का प्राप्ति का साधन होता है। प्रश्न नंबर 16 है फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, लिखिए। उत्तर है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं तथा उनकी मूल्यांकन की विधि भी निश्चित होती है। इन परीक्षणों में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर में कुछ विशेषज्ञ बनाए जाते हैं या केवल कुछ शब्द लिखे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में उत्तर निश्चित होते हैं, परीक्षकों को इनका मूल्यांकन करने में किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट नहीं होती है। इन परीक्षणों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पुनर्स्मृत्यात्मक प्रश्न या पुनर्पहचानात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है फ्रेंड्स आवृत्ति विवरण क्या है, लिखिए। उत्तर है आवृत्ति का अर्थ है किसी संख्या का बार बार आना। यदि किसी समूह में कोई संख्या एक बार आती है तो उसकी आवृत्ति एक बार, और यदि कोई संख्या 5 बार आती है तो उसकी आवृत्ति 5 बार होगी। इस प्रकार कोई प्राप्तांक या घटना जितनी बार घटती है उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। संख्याओं की आवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वर्गों या समूहों में उनको प्रदर्शित करने की क्रिया को आवृत्ति विवरण कहते हैं। प्राप्तांकों के प्रसार अथवा वर्ग के अनुसार आवृत्ति का विवरण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस वर्ग में घटना की संख्या कितनी संख्या अथवा आवृत्ति है। चैपलिन के अनुसार
आवृत्ति विवरण से प्राप्तांकों के दिए गए वर्गांतर या प्रसार में पड़ने वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है। प्रश्न 18 है, आवृत्ति बहुभुज क्या है, लिखिए। उत्तर है, वह चित्र जो अनेक भुजाओं से घिरा हो बहुभुज कहलाता है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं के माध्यम से किसी एक आवृत्ति विवरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों के मूल्यों को प्रदर्शित करता है, आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण लिखिए। उत्तर है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण निम्न हैं। नंबर 1, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रायः छात्रों के ज्ञान का मापन करने के लिए बनाए जाते हैं। इन परीक्षणों में प्रश्न उसी ज्ञान में पूछे जाते हैं जिसका मापन करना होता है। दूसरा है, ये परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। इनके सभी प्रश्न स्पष्ट एवं एकार्थी होते हैं और उनके उत्तर भी पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं। ये अति व्यापक होते हैं। तीसरा है, इन परीक्षणों में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर चिन्ह अंक या एक शब्द में दिया जाता है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके कम समय में अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। इसमें व्यापकता का गुण भी होता है। चौथा है, इन परीक्षणों में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर देने में सिर्फ स्मरण शक्ति का प्रयोग करना होता है। प्रश्न नंबर 20 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष लिखिए। उत्तर है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष निम्नवत हैं। नंबर 1, भाषा शैली। नंबर 2, प्रशासनिक कठिनाई। नंबर 3, अनुचित साधनों का प्रयोग। नंबर 4, मूल रूप से ज्ञान पक्ष का मापन। नंबर 5, अंदाज से उत्तर देना। नंबर 6, प्रश्नों का निर्माण कठिन। नंबर 7, मूल रूप से स्मरण शक्ति का मापन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।